दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे। हाल ही में ये पेपर कंडक्ट हुआ है और इस एग्ज़ाम की एनालिसिस सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए या यूपीएससी के द्वारा अन्य परीक्षाएं जो ली जाती हैं, इसके अलावा स्टेट पीएससीज में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए और इंपॉर्टेंट बातें मैं जितनी भी बताऊँगा वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सवालों की बात करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें तो ये ईजी हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। साइंस सेक्शन यहाँ पे टफ देखने को मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है। 11th-12th की साइंस ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अगर आप कहेंगे तो उन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं। Who among the following was the Viceroy of India in 1905 when the partition of Bengal was announced? तो कई सैकड़ों सालों से ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, आपको ज़रूर पता होगा। ये कर्जन के द्वारा बंग भंग यानी बंगाल विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया गया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, वाइसराय कौन थे, सॉरी, क्योंकि ये जो सही टर्म है ये वाइसराय होगा, तो लॉर्ड कर्जन। और बाकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो आई थिंक ये 1899 से होते हैं वाइसराय। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1911 में यानी 6 सालों के बाद जो बंगाल ऑफ पार्टीशन है इसे रद्द कर दिया गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल घोषित हुआ तो इसके विरोध में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे यूनिटी को बढ़ाने के लिए राखी त्यौहार को भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील दर्पण विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। तो अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी बार सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। और नील दर्पण की अगर बात करें तो ये जो बुक है ये लिखी गई है दीन बंधु मित्रा के द्वारा। काफ़ी पुरानी बुक है। ईयर भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज सिविल सर्विसेज में ईयर भी पूछा गया है। दोस्तों, ईयर आपको ध्यान रखना है 1858 का है, यानी 1857 के रिवोल्ट के 1-2 सालों के बाद ही ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन ये जो स्टोरी है नील दर्पण के अंदर, ये इंडिगो प्लांटर्स के काफ़ी बुरे कंडीशन को दिखाती है। तो यूरोपियन प्लांटर्स जिस तरीके से इंडिगो लगाने के लिए बंगाल के किसानों को मजबूर करते थे, उसके ग्लूमी पिक्चर को दिखाया गया है। हालांकि हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। ये सारे सवाल आपको थीम्स वाली एनसीईआरटी, इनफैक्ट 7th-8th की एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएंगी, जो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? ऑप्शन डी। देखिए, ये जो नाम है माइकल मधुसूदन दत्ता, ये नाम भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो नील दर्पण पुस्तक है इसे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि नील दर्पण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किनके द्वारा किया गया, क्योंकि अब तो ये काफ़ी बार पूछ लिया गया एग्जाम में, तो थोड़ा सवाल को यूनिक करने का प्रयास किया जाता है। अगर बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, तो इनकी सबसे फेमस जो पुस्तक है आनंद मठ है। और आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। दोस्तों, केवल इतना जानना कि आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यहाँ से लिया गया, ये इतना इनफ नहीं है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि आनंद मठ ये जो पुस्तक है इनकी स्टोरी क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये कि 1770s में अगर आप देखें, इनफैक्ट 1770s के दशक में तो बंगाल फेमाइन देखने को मिली और काफ़ी सीवियर बंगाल फेमाइन थी। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। और ये जो बंगाल फेमाइन है इसी के 1-2 सालों बाद आई थिंक 1772 में सन्यासी यानी फ़कीर रेबेलियन बंगाल में देखने को मिलता है। तो इसी सन्यासी रेबेलियन की कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी आनंद मठ में, तो ध्यान रखिएगा। और सन्यासी रेबेलियन की ईयर जरूर याद रखिएगा बिकॉज ये काफ़ी पुरानी स्टोरी डिपिक्ट की जा रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। हाँ, इसके अलावा एक और बात मुझे ध्यान आ रही है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 2 प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो ये, पहली तो आनंद मठ है और दूसरी है देवी चौधरानी। ये दोनों किताबें ध्यान रखिए, अब आजकल एग्जाम्स में ये भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, यानी HSRA किन रेवोल्यूशनरी के द्वारा फाउंड किया गया? ऑप्शन है अशफाकुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, सबसे पहले आपको HRA के बारे में पता होना चाहिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। तो देखिए, HRA जो है ये
हिंदुस्तान जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, यानी HSRA के नाम से, ये कहाँ पे फाउंड किया गया? कानपुर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। HRA की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे फाउंड किया गया? कानपुर में। ईयर भी कई बार पूछा गया है, 1924। अगर फाउंडर मेंबर की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी जी और सचिन सान्याल। ये नाम आपको हर हाल में याद होने चाहिए, क्योंकि अभी हम देखेंगे CDS NDA इन एग्जाम्स में भी काफ़ी बार सवाल यहाँ से देखने को मिले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने काकोरी रोबरी का नाम सुना होगा, इम्पोर्टेंट है ये, अगेन डेट इम्पोर्टेंट है, अगस्त 1925। HRA के द्वारा जो सबसे प्रमुख घटना देखने को मिली वो काकोरी रोबरी है। और काकोरी में अगर आप देखें तो लखनऊ में एक ऑब्सक्योर विलेज देखने को मिलता है काकोरी नाम से, इसे लूटा गया ऑफिशियल रेलवे केस को। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को हैंग कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। दोस्तों इनकी शहीदी बेकार नहीं जाती है, ऑब्वियसली HSRA के गठन के पीछे ये काफ़ी प्रमुख घटना होती है। और यंगर रिवोल्यूशनरीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो सोशलिस्ट आइडियाज़ से इंस्पायर होते हैं, ये इनके पीछे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया था कि HSRA कहाँ पर फाउंड किया गया, तो ये दिल्ली है। HRA की अगर हम बात करें तो कानपुर है। यही सब कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। और लीडरशिप किनकी देखने को मिल रही है? चंद्रशेखर आज़ाद जी की, चंद्रशेखर आज़ाद। और ये जो नाम है HRA, ये चेंज कर दिया गया HSRA के रूप में, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में। और भी बाकी मेंबर हैं, ईयर भी अगेन इंपॉर्टेंट है, 1928 का ईयर देखने को मिलता है। और बाकी मेंबर के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ऑब्वियसली भगत सिंह है, शहीद आजम भगत सिंह। इसके बाद सुखदेव थापर, जिन्हें सुखदेव के नाम से जाना जाता है। भगवती चरण वोहरा है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, भगवती चरण वोहरा के द्वारा एक काफ़ी फेमस बुक लिखी गई है, कई बार UPSC के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसे, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। ये जो बुक है ये लिखी गई है भगवती चरण वोहरा जी के द्वारा। और अगेन आप कंटेंट समझ सकते हैं बुक का। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में HSRA 1928 में, हाँ 1928 में दिल्ली में गठित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शन भी हमने देखे हैं और ये अभी हमें पता है कि ये शहीद हुए हैं 1925 में। और ध्यान रखना है आपको, काकोरी रोबरी का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन्वेजन ऑफ एलेक्जेंडर, यानी एलेक्जेंडर के द्वारा, सिकंदर के द्वारा आक्रमण कब किया गया? इंडो ग्रीक रूल नॉर्थ वेस्ट में कब देखने को मिला? एक्सेशन ऑफ कनिष्क, यानी कनिष्क गद्दी पर कब विराजमान होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक्सेशन आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी सेम नहीं है, तो आंसर करना ज़्यादा आसान है। तो देख लेते हैं। देखिए एलेक्जेंडर की इन्वेजन की अगर हम बात करें तो जो काफ़ी फेमस बैटल है, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, जिसे वितस्ता का युद्ध कहते हैं, या झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम का ही पुराना नाम वितस्ता था। तो ये जो बैटल है ये पंजाब के किंग पोरस और एलेक्जेंडर के बीच देखने को मिला। तो ये ईयर कौन सा है? 326 BCE का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान रखिएगा। और आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके बाद नाउ अगर बात करें इंडो ग्रीक रूल की, तो देखिए ये जो इंडो ग्रीक रूल है ये लगभग आपको 1st सेंचुरी में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक्सेशन ऑफ कनिष्का की बात करें तो ये मैंने आपको बताया है, आपको कैसे याद रखना है। कनिष्क जो है ये लास्ट में आप देख सकते हैं शक, तो शक संवत की स्थापना की गई है इनके द्वारा, कब? 78 AD में। शक संवत और विक्रम संवत में फ़र्क है, आपको ध्यान होना चाहिए, वो BCE की बात है। विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 58 BCE, जबकि जो शक संवत है ये 78 AD देखने को मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सेशन को देख लेते हैं। इससे पहले इंडो ग्रीक किंगडम के बारे थोड़ा देखते हैं। देखिए ये जो इंडो ग्रीक किंगडम है ये 30 हेलेनिस्टिक का मतलब ग्रीक होता है, ग्रीक किंग के द्वारा नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। और टाइम पीरियड कौन सा था? तो 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी AD तक। ये जो किंगडम है ये ग्रेको बैक्टीरियन किंग डेमेट्रियस, जो कि यूथाइडेमस के सन होते हैं, ये जो भारत में इन्वेड करते हैं उस टाइम से देखने को मिलता है। इन चीज़ों को आप ऑब्वियसली थीम्स NCERT में देख सकते हैं, डिटेल में डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा RS शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री में तो ये चीज़ें
काफ़ी क्रोनोलॉजिकली अरेंज भी की गई हैं। दोस्तों देखिए, अलेक्जेंडर की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बैटल ऑफ हाइडास्पीस है ये किस ईयर में देखने को मिलता है, 326 में। और जो डेथ है अलेक्जेंडर की, जो डेथ है ये बेबीलोनियन में हो जाती है 323 BCE में, यानी युद्ध के 2-3 सालों के बाद ही। और अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जो मौर्यन एम्पायर है ये आपको 321 BC के अराउंड देखने को मिलेगा और लगभग 200 सालों का टाइम स्पेन रहा ये। और ये फर्स्ट इंडियन एम्पायर देखने को मिल रहा है जो कि पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि अगर आप मौर्यन एम्पायर के रूलर्स देखें, खास करके समुद्रगुप्त, तो उन्होंने इनफैक्ट साउथ के भी काफ़ी सारे किंगडम्स तक उनके किंगडम का फैलाव था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंडियन रीजन है ये मौर्यंस के द्वारा होल्ड किए गए। इसी तरीके से अगर फर्स्ट रूलर की बात करें, फर्स्ट किंग की बात करें, तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। किनकी हेल्प से? कौटिल्य या चाणक्य की हेल्प से। और अगर ये आप ईयर देखें, एक्सेशन का ईयर, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके एक्सेशन का ईयर है 325 BCE। और अलेक्जेंडर की डेथ कब होती है? 323 BCE में। तो बिल्कुल 2 सालों का गैप है और ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं, बिकॉज डेथ हो जाती है, इसके बाद ये किंगडम पे आते हैं। और ये वन ऑफ द रीज़न भी काफ़ी प्रमुख रीज़न माना जाता है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं अलेक्जेंडर की जो डेथ है 323 BC में, ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे वैक्यूम देखने को मिलता है, कोई किंग नहीं होते हैं। इस कारण से चंद्रगुप्त को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आर्मी गैदर करने की। क्योंकि देखिए ये जो नंद डायनेस्टी थी ये तो मगध वाले रीजन में मेनली दिखने को मिल रही थी, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था ये इनमें पूरा वैक्यूम देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली पावर कंसोलिडेट करने के लिए। और इसके बाद फिर ये नंद एम्पायर की हार हो जाती है। यहाँ पे नंद एम्पायर के अंतिम राजा कौन होते हैं? धनानंद होते हैं। तो ये क्वेश्चन टफ इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। अगर आपको थोड़ी यहाँ पे क्लैरिटी है कि जो इन्वेजन है ये पहले हुआ होगा एक्सेशन के मुकाबले, तो इस तरीके से जो हमारा 1 है ये पहले आएगा और एक ही ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलता है। तो अगेन हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इन्वेजन की बात की 326, ये लगभग सेकेंड से लेकर 1st सेंचुरी AD तक आपको देखने को मिलेगा। कनिष्क के एक्सेशन की बात करें तो 78 AD, इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान रखिएगा। और एक्सेशन की बात करें तो 325 BC। तो सबसे पहले कौन सा आता है? ऑब्वियसली 1 आएगा क्योंकि ये BCE में है, तो 326 BC पहले आएगी, फिर 25 आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक इजी क्वेश्चन है बिकॉज ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो अजंता की पेंटिंग है ये स्टोरीज दिखाती हैं जातक टेल्स से। तो लास्ट के ही लेक्चर्स में आई थिंक हिस्ट्री का जब हमने डिस्कशन किया था 2-3 दिनों पहले, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। और इनफैक्ट हमने जो फाइन आर्ट्स की NCERT स्टार्ट की है वहाँ पे भी हमने ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस देख सकते हैं। तो जातका टेल्स क्या थी? जातका टेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट स्टोरीज़ हैं और ज़्यादातर जो पेंटिंग के सीन्स हैं जिनमें कोर्ट लाइफ प्रोसेशन, मेन वुमेन वर्क में, फेस्टिवल में कई सारी जो चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं ये जातका टेल्स से देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो अजंता, एलोरा, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं बट इन्हें हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियोज़ में। ये आई थिंक साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करते हैं। साइंस के ज़्यादातर सवाल आई थिंक 11th केमिस्ट्री से हैं। इनफैक्ट मैं केमिस्ट्री फैकल्टी भी हूँ 11th-12th के लिए, तो ये क्वेश्चन भी 11th क्लास की केमिस्ट्री के बिना सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवैलेंसी, ये सभी चीज़ें आपको क्लैरिटी 11th में ही मिलती हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो डायरेक्ट 11th क्लास की केमिस्ट्री की NCERT का चैप्टर 2 है, तो इन्हें हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, द टिपिकल नागर स्टाइल शिखर इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। तो ये तो असल में आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं बट आई थिंक बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे आर्ट एंड कल्चर के, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर नागर स्टाइल की बात करें, देखिए नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में फ़र्क ये है कि नागर स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा और द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में। एक वेसारा स्टाइल भी होती है जो सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन भी सरल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे अगर आपको ये पता है नागर स्टाइल के विषय में कि नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, तो
थंजावुर आई थिंक तमिलनाडु में, तो सदर्न इंडिया। मदुरई भी तमिलनाडु में, तो ये भी सदर्न इंडिया में है। और एलोरा की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर है, यानी वेस्टर्न इंडिया। तो केवल एक ही हमारा आंसर बचता है, ऑप्शन बी, दशावतार टेम्पल देवगढ़। देखिए ये देवगढ़ है। एक और काफ़ी फेमस जगह है देवघर। सो देवघर तो झारखंड में है, बट देवगढ़ यूपी में देखने को मिलेगा। और यूपी का काफ़ी वन ऑफ द फेमस टेम्पल है ये दशावतार टेम्पल देवगढ़ में। और इम्पॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ये गुप्ता आर्किटेक्चर के टाइम पे देखने को मिलता है, यानी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। और इस कारण से टिपिकल नागर स्टाइल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का, एनडीए 2021 का। तो हरप्पन सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो हरप्पन सेंटर है ये सेल ऑब्जेक्ट बनाने में काफ़ी फेमस था। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और मैंने आपको बताया यहाँ से काफ़ी सारे सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं हिस्ट्री के अंदर, खास करके चीज़ें लिमिटेड हैं। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और जो भी सोर्सेज हैं उन्हें अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं विथ रिविजन, तो ये ऐसे सवाल आप काफ़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो सील ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सो ये डायरेक्ट आपको थीम्स एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। ये चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिया है, ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। इसके अलावा भी 2 तरीके की हिस्ट्री के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, एक तो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है, दूसरा चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये हमने मैप में भी लोकेट किया था, इनफैक्ट नागेश्वर और बालाकोट की हमने बात की थी। ये जो है ये सी कोस्ट में देखने को मिलते हैं, यानी तट किनारे। और यहाँ पे आपको सेल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें बेंगल्स, इसके अलावा इनलेज, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो कौन सी 2 जगह हैं ध्यान रखना है आपको, नागेश्वर और बालाकोट। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगन और लोथर, इनमें फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं, जहाँ पे मे भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते हों। तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ये नॉर्मल सोर्सेज में जनरली नहीं देखने को मिलता, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे सही आंसर क्या है फिर, आई थिंक ऑप्शन ए बालाकोट। 2 साइट हमने देखे, नागेश्वर और बालाकोट, दोनों गुजरात के कोस्ट में देखने को मिलेंगे। मैप में हमने लोकेट भी किया था। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। इनफैक्ट मैंने आपको कई बार बताया है, अभी भी आप जा करके उन वीडियोस को देखें, बिकॉज कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले फर्स्ट टाइम जिन्होंने डिसाइफर किया, डिकोड किया, तो ईयर भी मैंने आपको कहा है कि आपको याद रखना है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता मिली, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। हर जगहों पे अशोक के अभिलेख ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं है, बट जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट के देखने को मिलेंगे। किस जगहों में कौन से स्क्रिप्ट के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। सेपरेट वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी एडिक्ट्स के ऊपर, रॉक एडिक्ट्स के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ मैंने बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा जो कि सिचुएटेड है किस जगह में, उज्जैन में, गौर में, हम्पी में या मांडू में। ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 2021 का। महानवमी डिब्बा के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया और करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक जाइंट बॉक्स है जो कि स्वीट्स का यानी मिठाइयों का है, जो कि महानवमी फेस्टिवल के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जिनके जो बेस हैं, जो आधार हैं इस प्लेटफॉर्म के, ये रिलीफ कार्विंग से कवर्ड देखने को मिलते हैं। तो पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा सही है। केवल यहाँ पे आंसर होगा 2 ओनली, बिकॉज ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिनमें रिलीफ कार्विंग देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी विजयनगर एम्पायर के राजाओं के द्वारा रिचुअल पर्पस के लिए किस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता था। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे महानवमी डिब्बा है। इनफैक्ट विजयनगर के रूलर के द्वारा ये बनाया गया था महानवमी डिब्बा, और ये एक रेज प्लेटफॉर्म है जिनका यूज रिचुअल पर्पसेस के लिए किया जाता था। अगर सोर्स की बात करें तो ये थीम्स एनसीईआरटी का थीम 7 है। चैप्टर का नाम है इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। तो देखिए विजयनगर एम्पायर से ढेर सारे सवाल आते हैं। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 में भी। सो यहाँ भी अगर आप देखें पेज 180 में, तो महानवमी डिब्बा के बारे में बताया गया है। सम ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एरिया में देखने को मिलेगी, इन एरिया में ये महानवमी डिब्बा थी। और द किंग्स पैलेस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनक्लोजर बट हैज़ नॉट यील्डेड डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ बीइंग अ रॉयल रेजिडेंस। और 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं
पहला तो ऑडियंस हॉल और दूसरा महानवमी डिब्बा। और ये जो एंटायर पूरा कॉम्प्लेक्स है, इनमें हाई डबल वॉल्स देखने को मिलेंगे, बीच में स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगी। डोमिंगो पेयस जो कि यात्री होते हैं, इनके द्वारा महानवमी डिब्बा ऑडियंस हॉल्स के बारे में क्या कहा जाता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप केवल करके जाएंगे एनडीए का, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका ऑब्वियसली ऑप्शन सी है। अगेन आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, देखिए पानीपत में काफ़ी सारे बैटल्स देखने को मिले हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात करें, तो जो पहला बैटल है ये 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम राजा थे, इनके बीच लड़ा गया और इसके बाद इसमें बाबर जीतते हैं। इसी तरीके से अगर पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें, तो ये 1556 में लड़ा गया है। किनके बीच? अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। और 1576 में देखिए एक और बैटल है, ये पानीपत का नहीं है लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध है, ये आपको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बैटल ऑफ हल्दी घाटी किनके बीच देखने को मिला। अगर थर्ड बैटल की बात करें पानीपत की, तो ये 1761 में मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ये 1761 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। अगर बात करें नादिर शाह के इन्वेजन की, तो ये 1739 में अटैक करते हैं। ये सारे इवेंट्स एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। नादिर शाह के द्वारा काफ़ी सारा धन यहाँ से ले जाया जाता है। और इम्पीचमेंट की अगर बात करें वारेन हेस्टिंग की, तो ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा, बट अगर आप इसे भी आइडिया लगाएं कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे वारेन हेस्टिंग, और जो कि 1772 के आसपास देखने को मिलते हैं, तो उसी के कुछ सालों के बाद ही ये देखने को मिलेगा। तो लेट्स सपोज 1780s में, एग्जैक्ट ईयर देख लूँगा मैं, बट फिलहाल आप देखते हैं कि इतने से इन्फॉर्मेशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। अगर बंगाल के दीवानी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ट्रांसफ़र की गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत बुक का जो पहला पेज है, इसका पहला लाइन ही ये है, 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफ़र की जाती है। कौन कौन से जगहों की? 3 हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले 1739 वाला ईयर आता है, तो 2 हमारे ऑप्शन में पहले आना चाहिए। तो केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के विषय में बिल्कुल क्लैरिटी होगी। अगर आपको आइडिया भी है इंपॉर्टेंट ईयर्स का, तो ऐसे क्रोनोलॉजी वाले सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, 2143। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो साइंस के क्वेश्चन है, लसेग्न टेस्ट, हैवी वाटर का यूज़ और फेहलिंग टेस्ट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स से क्वेश्चन हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगेन फिर साइंस का सेक्शन, फिजिक्स के सवाल, और इसके बाद देखते हैं फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, फिर साइंस, इस तरीके के क्वेश्चन है। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन, अगेन ये पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन को भी हम जल्द ही डिस्कस करते हैं, अगर ये हिस्ट्री वाले सवाल ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे तो। सो आई थिंक अब हिस्ट्री से सवाल नहीं, ये ज्योग्राफी के कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पूछा गया, कृष्णा नदी की सहायक नदी, सहायक नदियों पर तो कई सारे सवाल आते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, कई सालों से ये पूछा जा रहा है, बिकॉज साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर के सवाल हैं, क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं है करंट अफेयर के भी। अगर आप देखें ये क्वेश्चन तो सभी ने प्रिपेयर किया होगा, थुंडी बीच, कादामात बीच, हाल ही में जिन्हें ब्लू बीचेज का दर्जा मिला है। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ तो याद होते ही हैं, मतलब करंट अफेयर के सवाल भी काफ़ी ईजी हैं। अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो इन चीज़ों को ज़रूर प्रिपेयर किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर हिस्ट्री क्वेश्चंस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए, बिकॉज यहाँ पे कई सारी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।